जय हिंद साथियों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में देखते हैं पहला क्वेश्चन, दांडी मार्च किसने किया था। दांडी मार्च किसने किया था, ये पहला क्वेश्चन है। तो दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने। दांडी यात्रा निकाली थी, नमक कानून तोड़ा था। क्या तोड़ा था? नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। और ये दांडी मार्च शुरू की थी 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से लगाकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। यानी 24 दिन कुल ये दांडी यात्रा चली थी। अपने 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने शुरुआत की थी दांडी यात्रा की। इसके बाद इन्होंने इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और इन्होंने दांडी से ये यात्रा मतलब साबरमती से शुरू करके दांडी तक निकाली थी। राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह होते हैं? तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है मतलब उसमें कितने होते हैं? 4 सिंह होते हैं। 4 सिंह होते हैं, है ना। सारनाथ के अशोक स्तंभ से, वहां से सारनाथ से लिए गए हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा आपसे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन। माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले, अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और वो भी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर उसका सही जवाब हो जाएगा राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि गवर्नर जनरल, जो कि माउंटबेटन ही थे। बाद में फिर भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? राजगोपालाचारी। फिर भारत ने गवर्नर जनरल वाला पद खत्म कर दिया और 1950 के बाद 24 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया? देश का राष्ट्रपति बना दिया। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह तो था बाबर, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। जफर नाम से कविताएं लिखते थे। 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था। 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था और अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया था और उसी के बाद से वहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। प्रथम शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना। इस टाइप से चीजें आगे बढ़ती है। अगला है दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी ध्रुव के आसपास अगर जैसे पृथ्वी का ग्लोब देखा जाए और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इधर अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है अंटार्कटिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो क्रिकेट होता है उसके दोनों तो पोपिंग जो पिच होती है उसकी तो कितना होता है? 22 गज होती है। 22 गज। 22 गज इसकी। क्रिकेट की बॉल का वजन पूछे तो 155 ग्राम, है ना। 155 ग्राम होता है। इसके बाद अगर स्टंप की पूछे तो 30 से 31 इंच होते हैं स्टंप। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा। इसके अलावा देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल गुरु रहे हैं गांधी जी के। महात्मा गांधी, जैसा कि आप सब लोग नॉर्मली इनके बारे में तो जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में चाय और कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है? तो चाय और कॉफी की पैदावार अगर भारत का मैप देखे, साउथ इंडिया वाला मैप देखे, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर ज्यादातर चाय और कॉफी दोनों ज्यादा पैदा होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग याद रखना आप कि ये यहाँ से ये वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, यानी ये दक्षिण पूर्वी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और जिम कॉर्बेट का नया नाम, देखो सबसे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और उसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर या विज्ञान नगरी
इलेक्ट्रॉनिक नगरी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, ये सब बेंगलुरु को कहा जाता है, सब बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की, ये केरल में पड़ती है ना। इसको अब देखो, इसको पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। और किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चिन को कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? देखो, भगवान महावीर स्वामी का जन्म पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वैशाली। वैशाली में इनका जन्म हुआ है, वैशाली में, और पावापुरी में मृत्यु हुई है। पावापुरी, पावापुरी में क्या हुई है? मृत्यु हुई है, पावापुरी में मृत्यु हुई है। भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। पहले ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी हैं, और यही वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। स्कूप जो है वो हॉकी से संबंधित है। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्कूप जो है वो हॉकी से संबंधित है। बाकी क्रिकेट में भी आजकल स्कूप शॉट लगने लगे, ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन तक। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। क्या कहा जाता था महाभारत को? जय संहिता। इसका फारसी में अनुवाद रज्मनामा कहलाया। महाभारत को ही क्या कहा? रज्मनामा। इसका फारसी में अनुवाद कहलाया रज्मनामा। इसके अलावा भी महाभारत के बारे में और भी चीजें हैं कि महाभारत किसने लिखी? तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो भारत वर्तमान सिचुएशन भारत की। ऊर्जा का एसआई पद्धति में क्या मात्रक होता है? तो ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल, जबकि ये बल का होता है न्यूटन, जबकि दाब का होता है पास्कल, है ना। दाब का क्या होता है? पास्कल। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। इसके अलावा गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो ये प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम। इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। मतलब इसी नियम में कहा जाता है कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम बताता है। दूरी और समय एक समान अनुपात में होते हैं तब उनकी एक समान गति होती है। जब दूरी और समय दोनों ही एक अनुपात में हो जाए तो उनकी गति क्या होगी? एक समान हो जाएगी। सीजीएस, सीजीएस पद्धति जैसे एक एसआई होती है ना। अब देखो सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस का फुल फॉर्म ही होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम सेकेंड। मतलब ये लंबाई की, ये द्रव्यमान की, और ये समय की, है ना। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है, ऐसे सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस। तो अब इसने पूछा है ग्राम मीटर होता है क्या? तो मैंने तो बताया आपको सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। ग्राम सेंटीमीटर होता है क्या? बिल्कुल होता है। ग्राम किलोमीटर, किलोमीटर तो होता ही नहीं है। तो यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यही। प्रतिबिंब के आकार पर तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको भाई साहब आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जैसा कि हमको पता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत ऊर्जा को ना कभी उत्पन्न किया जा सकता है, ना कभी समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, तो इसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो क्या ऊर्जा का ना विनाश किया जा सकता है, ना ही उत्पत्ति की जा सकती है। यही सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा से रिलेटेड, है ना। इसका जूल होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? जूल। अब देखो बल्ब के अंदर तार को क्या कहते हैं? तो बल्ब के अंदर जो तार होता है उसको क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है, तंतु, तंतु, है ना। और इसके बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, वो टंगस्टन का होता है। कौन सी धातु का होता है? टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट टंगस्टन का होता है।
इसके अलावा इसके अंदर बल्ब के अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? ऑर्गन गैस भरी जाती है बल्ब के भीतर। वही ट्यूबलाइट में भी वही गैस मिलेगी आपको, ऑर्गन गैस ही मिलेगी। एक फोटो सेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा में। एक फोटो सेल को प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। जबकि आप देखोगे स्थितिज ऊर्जा, किसी बांध, कोई नदी का पानी को रोक दिया गया है, पानी को स्थिर कर दिया है, तो वहां पर स्थिर ऊर्जा होगी या स्थितिक ऊर्जा कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा बहुत सारे सेल वगैरह में मिल जाएगी आपको। बैटरी सेल वगैरह में क्या मिलता है? रासायनिक ऊर्जा मिलती है, बैटरी सेल वगैरह। आग बुझाने में प्रयुक्त होती है, तो हमें पता है आग बुझाने में जो अग्निशमक यंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसी से आग बुझती है। तो CO2 सही जवाब हो जाएगा। अग्निशमक यंत्र आग बुझाने के काम में आती है। ठीक। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज की है प्रिस्टले ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। रोंटगन ने एक्सरे की खोज की है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। तो इनसे रिलेटेड ये भी हो सकता है। नेक्स्ट अगले पर आते हैं, CNG का पूरा नाम क्या होता है? CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सही जवाब हो जाएगा। एक PNG भी आ चुका है, PNG पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस। और CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो इनका घनत्व होता है वो वायु से कम होता है, वायु से कम होता है इनका घनत्व। इससे इसमें जलने वगैरह का डर नहीं रहता है, क्योंकि ये वायु के साथ बाहर निकल जाती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत को यांत्रिक में, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि यांत्रिक को जब विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, यांत्रिक को जब आप विद्युत में बदलोगे तो उसके लिए आपको डायनेमो की आवश्यकता होगी। इसकी डायनेमो की। डायनेमो जो होता है यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, और विद्युत मोटर डायनेमो का बिल्कुल उल्टा होता है, ये विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। डॉपलर प्रभाव से संबंधित, डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, जैसे कि ट्रेन वगैरह आनी होती है तो दूर से ही हमें उसकी आवाज सुना के अचानक से पास होके निकलती है, और वो आवाज लॉन्ग टाइम तक हमें सुनाई देती है। उसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है ना। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। वो ध्वनि बहुत टाइम तक सुनाई देती है हमें। ठीक। 1 AMU में कितने किलोग्राम होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की घात -27। यही सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक। लास्ट, मनुष्य में कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुनी जा सकती है? तो जैसे कि ध्वनि को हम किस में मापते हैं? हम हर्ज में मापते हैं। हर्ज में ध्वनि को मापते हैं। जैसे 0 से 20, 20 से 20,000, 20 से लगाकर 20,000 और 20,000 से ऊपर तक, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 0 से 20 हर्ज की हम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ज से ज्यादा की भी हम नहीं सुन सकते। हम 20 से लगाकर सिर्फ 20,000 हर्ज तक की ही ध्वनि सुन सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 20 से लेकर 20,000 हर्ज तक। तो ये था अपना 21वां वीडियो प्रैक्टिस सेट का, है ना। ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।